गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको न्यू थिंकर कार्ल मार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कार्ल मार्क्स, जो आधुनिक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, साम्यवाद के जनक भी कहे जाते हैं और समाजवाद के जनक भी कहे जाते हैं, कार्ल मार्क्स न्यू थिंकर नहीं है। कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र से थिंकर हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। समाजशास्त्र में उन्होंने अपनी कई धारणाओं को विकसित किया है। समाजशास्त्र के द्वारा उन्होंने कई अपने अवधारणाओं के द्वारा समाजशास्त्र का विकास किया है। जैसे उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से परिचित कराते हुए समाजशास्त्र को एक विषय क्षेत्र के रूप में उन्हें आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजशास्त्र में उनका योगदान बहुत सराहनीय है। उनके योगदान को आज हम देखेंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको उनकी रचनाएं बताना चाहती हूँ। रचनाएं उनकी इस प्रकार से हैं। कुछ बुक्स हैं। पहली बुक्स उनकी है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844 में, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द क्रिटिकल ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स 1859 में, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में, द सिविल वॉर 1871 इन फ्रांस, कैपिटल वैल्यूम जो 3 वैल्यूम में लिखी गई है, दास कैपिटल या कैपिटल, ये 3 वैल्यूम में है, 1, 2, 3, 1894 में, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में। इनकी अगली बुक है द गोथा प्रोग्राम। अब इन्होंने एंजिल्स के साथ मिलकर लिखा है। देखिए, कार्ल मार्क्स बहुत ही गरीब थिंकर थे। उनके पास पैसों की हमेशा कमी रहती थी। इस कमी के कारण उन्होंने कमी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने पूंजी को और धन संपत्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया और उन्होंने कहा है कि इसी के कारण सभी घटनाएं समाज में होती हैं। पूंजीवाद के कारण ही, यानी पूंजी के कारण ही समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब धन के कारण, आर्थिक कारण के कारण ही होती है। और एंजिल्स का उनका संपर्क हुआ। एंजिल से कार्ल मार्क्स मिले। कार्ल मार्क्स मिलने के बाद में एंजिल और उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है, पहली बुक है द होली फैमिली 1844, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ऑन इंडिया। फिर अगली बुक है पावर अ रेडिकल व्यू, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन। इस तरह से उनकी बुक है। देखिए, कार्ल मार्क्स का एंजल से बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी, मित्रता थी और मित्रता के कारण ही कार्ल मार्क्स काफ़ी सक्सेस हो पाए। एंजिल का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हर कदम पर कार्ल मार्क्स की मदद की। कार्ल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे और उनके एंजिल के सहयोग से कार्ल मार्क्स इतनी पुस्तकें लिख पाए। उनका नाम इतना फेमस हो गया समाजशास्त्र में। केवल समाजशास्त्र ही नहीं, अर्थशास्त्र में और राजनीति शास्त्र में भी आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं जो कई क्षेत्रों में अपना योगदान उन्होंने दिया है। इस तरह से कार्ल मार्क्स के जीवन में एंजिल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता पिता कौन है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रीविज नगर में हुआ था। मार्क्स की स्कूली शिक्षा ट्रीविज नगर में हुई थी। 1838 में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र के डॉक्टरी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, यानी पीएचडी उन्होंने 1841 में की। 1842 में राइन समाचार पत्र के लेखन का कार्य भी प्रारंभ किया, परंतु
प्रशा सरकार के विरुद्ध कुछ लेख लिखने के कारण उन्हें मार्क्स को समाचार पत्र छोड़ना पड़ा। उनकी पत्नी का नाम था जेनी। 1847 में ब्रजेश में स्थापित कम्युनिस्ट लीग और क्षेत्रीय समिति के नेतृत्व में जिम्मेदारी मार्क्स को सौंपी गई। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है, कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। अब देखें इसमें उन्होंने क्या कहा है आगे, कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी वेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। ये आप जानते हैं मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मार्क्स का ये जो कथन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी और इसको याद कर लीजिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगला इनका कथन क्या है, क्रांति इतिहास का इंजन है। बेल्जियम से भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के कारण निष्कासित होना पड़ा। इस कारण उनके जीवन में अस्थिरता के साथ आर्थिक तंगी भी आ गई। 1850 ईस्वी में मार्क्स के पुत्र की मृत्यु हो गई। 1852 में आप देखें पुत्री की भी मृत्यु हो गई, यानी 1850 में पुत्र की, 52 में पुत्री की मृत्यु हो गई। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स कृति दास कैपिटल का प्रथम खंड जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया। इस मान्यता को बल देकर प्रतिपादित किया कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। आपने ये देखा होगा कि मार्क्स जो हैं उन्होंने हीगल से ऐतिहासिक भौतिकवाद लिया था, हीगल से, और हीगल के कहने पे ही हेगल ने क्या कहा था कि पहले चेतना आती है फिर पदार्थ आता है, और जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, पहले पदार्थ आता है तब उसके बाद में चेतना आती है। कार्ल मार्क्स का ये भी कथन है कि हीगल सिर के बल खड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा कर दिया है। वो उल्टा खड़े थे परंतु उनको मैंने पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। ये भी कार्ल मार्क्स का एक बहुत फेमस कथन है। अब आगे देखते हैं। उन्होंने गंभीर विश्लेषण भी किया, इस मान्यता को बल देकर प्रतिपादित भी किया है, मनुष्य के अस्तित्व को उनकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। कैपिटल के 2 शेष खंडों को एंजिल ने पूर्ण किया था। दिसंबर में 1864 में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग एसोसिएशन हुआ। इसमें कई देशों के महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया है। मार्क्स ने भी भाग लिया। इसकी जनरल काउंसिल में उन्हें पहले ही चुना गया था। इस संगठन में मार्क्स इमाइल दुर्खिम की अराजकतावादी विंग के संघर्ष में शामिल हुए थे। 1881 में मार्क्स की पत्नी का निधन हो गया। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक अभाव के कारण मार्क्स को शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित किया। 14 मार्च 1830 को उनका निधन हो गया। अब आगे देखें मार्क्स के जो विचार हैं, उन्होंने क्या कहा है। जर्मन विद्वानों का प्रभाव मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया था। हीगल से अभी मैंने आपको बताया है कि हीगल से ही उन्होंने भौतिकवाद का विचार लिया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि से श्रम के मूल सिद्धांत को अपनाया। इसी श्रम के मूल्य सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला देखिए फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन। मार्क्स में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतकों ने जिस समाजवाद का प्रतिपादन किया था, आप ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंच समाज देखें, ये जो फ्रेंच
फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन। फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतकों ने जिस समाजवाद का प्रतिपादन किया था, फ्रांस में सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर थे फ्रांस के विद्वान। उनका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था, परंतु वह चरित्र में क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्थान और उनका शोषण करने वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत, और वर्गहीन समाज जिसमें केवल सर्वहारा वर्ग हो की स्थापना का विचार आदि मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से ही ग्रहण किया है। देखिए, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तत्कालीन पूंजीवाद समाज के शोषणवादी चरित्र ने ही मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। मैक्सी ने ठीक ही लिखा है। कार्ल मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता ही नहीं वरन उसकी समन्वयकारी शक्ति है। उसने सामग्री को कई स्थानों से एकत्रित कर उसे एक सिद्धांत का रूप दिया, जिससे सर्वहारा आंदोलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्र किया हो, परंतु उसके साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया है वो सर्वथा मौलिक है। मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है, इसी कारण उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। यानी उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीका अपनाया है, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। अब आगे देखें मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी। कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन ने कल्पनामूलक समाजवादी कहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। आप जानते हैं सेंट साइमन जो थे वो अगस्त काम्टे के गुरु थे। सेंट साइमन का ही विचार था कि उन्होंने कहा अगस्त काम्टे को बुलाकर कि ऐसा एक विज्ञान बनाना चाहिए जो समाज के सभी संस्थाओं या सभी घटनाओं को उसमें बताया जाए, वर्णन किया जाए। सेंट साइमन का ही विचार था। सेंट साइमन ने ही कहा कि जब समाजशास्त्र का निर्माण कर रहे थे अगस्त काम्टे, तब उन्होंने कहा है कि इसका नाम सामाजिक जीव विज्ञान रखना अगस्त काम्टे से उन्होंने कहा। लेकिन अगस्त काम्टे से इसी दौर उन दोनों लोगों में मतभेद हो गया, और मतभेद के कारण सेंट साइमन और अगस्त काम्टे दोनों अलग हो गए। तो सेंट साइमन अलग होने के कारण अगस्त काम्टे जो थे वो समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। उन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा। उसके बाद में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। सामाजिक भौतिकी के बाद उन्होंने क्वेटलेट की पुस्तक में सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया गया था, इसलिए उन्होंने फिर इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया, यानी सोशियोलॉजी रख दिया। तो ये कहानी थी समाजशास्त्र के जन्म का। समाजशास्त्र के जन्म की दो घटनाएं हैं, एक फ्रांस की घटना और दूसरी औद्योगिक घटना। इन दोनों घटनाओं को हम क्या कहेंगे? इन दोनों घटनाओं को हम कहेंगे ये दोनों घटनाएं एक समाजशास्त्र को जन्म देने के लिए दोनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कभी भी अब क्वेश्चन में आए कि कौन सी घटनाएं समाजशास्त्र के उदय के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति का ही नाम लीजिएगा। तो इस तरह से सेंट साइमन और अगस्त काम्टे की कहानी और समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिचय मैंने दिया। अब आगे आप देखें कि सेंट साइमन से आगे उन्होंने क्या कहा है। उसने एक तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रखा। सेंट साइमन ने समाजवाद की नींव रखी और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी रखा, परंतु हिंसात्मक संघर्ष नहीं था। जो वर्ग संघर्ष का उनका सिद्धांत था सेंट साइमन का, वो हिंसात्मक नहीं था। उसने जिन दो प्रमुख वर्गों का पहचान की वे थे उत्पादक और औद्योगिक वर्ग, परोपजीवी और अधिकारी वर्ग। उसने तर्क दिया कि कोई भी क्रांतिकारी या सुधारात्मक गतिविधि तब तक व्यर्थ होगी जब तक वो राजनीतिक परिवर्तन ना लाए। उसने भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं की, बल्कि विचार रखा कि मध्यम वर्गीय
वैज्ञानिक और सर्वहारा समान रूप से उत्पादक वर्ग के सदस्य होंगे। ये सामंतवाद विरोधी संघर्ष के स्वाभाविक सहयोगी हैं और भावी औद्योगिक प्रणाली से बराबर लाभान्वित होते हैं। उनका विचार था कि साहूकार, इंजीनियर और माल निर्माता अपनी प्रबंधकीय कुशलता और बुद्धिमत्ता के बल पर कामगार वर्ग के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए सबसे कुशल क्रांतिकारी नेता सिद्ध होंगे। इसी तरह से वो समाजवाद में वर्ग संघर्ष लुप्त हो जाएगा। उनकी सूझबूझ और प्रयत्नों से भावी समाज में वर्ग संघर्ष लुप्त हो जाएगा। सेंट साइमन ने इन विचारों को स्पष्ट किया। उनके प्रहार का लक्ष्य सामंतवाद था, पूंजीवाद नहीं। अब अगला जो थिंकर है इसमें चार्ल्स फोरियर, ये भी वहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। चार्ल्स फोरियर 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी सामाजिक आलोचक थे, समाजवादी विचारक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक कृति द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन, मनुष्य की सामाजिक नियति 1808 में के अंतर्गत मानवता की मुक्ति के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की। उसने सामाजिक व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में ढालने का सुझाव भी दिया है। प्राकृतिक व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण के नियम से नियमित होती है, जिसका पता न्यूटन ने लगाया है। फोरियर ने मनुष्य को छोटे छोटे समुदायों में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जो सामान्य स्वामित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे, परंतु उनमें कुछ सीमा तक निजी संपत्ति की अनुमति होगी। मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह सार्थक करने के लिए इन समुदायों में अपेक्षित विषमताएं भी देखी जाएंगी। मनुष्यों के बीच कार्य का विभाजन आकर्षण श्रम के सिद्धांत के अनुसार होगा। जो काम जिसे पसंद होगा उसे सौंपा जाएगा। उदाहरण के लिए, गुलाबों को पसंद करने वाले को गुलाब उगाने का काम करना होगा। धूल मिट्टी पसंद करने वाले धूल मिट्टी में काम करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक राजनीति संगठन की कोई जरूरत नहीं होगी। सारा समाज सहज स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित होगा। उसका अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलेगा, परंतु मिलजुल कर रहने के कारण धनवान निर्धन का भेद निरर्थक हो जाएगा। आगे देखें रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा है। रॉबर्ट ओवेन 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे। ये ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत भी थे। आरंभिक समाजवादी माना जाता है। ओवेन ने 1799 में स्कॉटलैंड के न्यू लार्नाक शहर में एक आदर्श सूती कपड़ा मिल स्थापित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मजदूरों के लिए अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्तें जुटाकर भी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से ओवेन की प्रसिद्ध पुस्तक है द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी 1813 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा व्यापार प्रणाली का खंडन करते हुए सहकारिता प्रणाली का समर्थन भी किया है। ओवेन ने व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उसने तर्क दिया कि प्रगति के मैदान में 3 प्रमुख बड़ी बाधाएं हैं: धर्म, विवाह और निजी संपत्ति, जो ज्ञान से विमुख होकर अलौकिक विश्वासों और अनुपयुक्त नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। निजी संपत्ति इसलिए बुरी है कि वो विषमता और निर्धनता को बढ़ावा देती है। इस तरह से सब बुराइयों के प्रति प्रकार के लिए समाजवाद का प्रचार एक दिव्य संदेश की तरह करना चाहिए। ओवेन ने बेरोजगार लोगों की समस्या के समाधान के लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने की वकालत की, जहां सारा काम मिलजुल कर किया जाएगा। मार्क्सवाद इसे कल्पनामूलक समाजवाद कहते हैं। इस तरह से आपका ये पहला वीडियो पूरा हो गया। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े थिंकर हैं, जिन्होंने कई उन्होंने समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसके लिए मुझे और वीडियोस लानी होगी। ये आपका पहला वीडियो है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।